Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, today, in your subject of social studies, we are going to study our chapter number 16, the Company Raj. We see India was known once as the golden bird. क्यों बोला जाता था इंडिया को गोल्डन बर्ड? क्योंकि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री थी विद अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज. तो मिड 15th सेंचुरी में हम देखते हैं इंडिया ट्रेड करता था अरब के साथ. यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आते थे इंडिया के साथ तिजारत करने के लिए इन टेक्सटाइल्स, सिल्क और ज़्यादातर स्पाइसेस में, बिकॉज इंडिया वॉज मेनली रिच इन स्पाइसेस. After this, European countries also wanted to trade with India. जब उन्होंने देखा अरब कितना रिच हो रहा है after having this trade relations with India, तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी चाहते थे अब इंडिया के साथ ट्रेड करना. लेकिन ये जो लैंड रूट है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई अब किन्होंने किया था? इंडिया तक का लैंड रूट ये किया था ऑक्यूपाई अरब ट्रेडर्स ने और टर्क्स ने. तो अब यूरोपियंस के पास कोई रास्ता नहीं था. अब वो किस सर्च में लग गए कि उनको अब सी रूट चाहिए टुवर्ड्स इंडिया. तो इसी सर्च में वन ऑफ द यूरोपियन दिस वास्को दा गामा जो कि पुर्तगीज़ का था, इसने स्टार्ट किया टू डिस्कवर अ सी रूट. और ये इसने डिस्कवर किया 1498 में सी रूट विच पेव्ड द वे सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे. So the first Europeans to reach India were the Portuguese. और पुर्तगीज़ ने इंडिया के गोवा को कैप्चर किया 1510 में. उसके बाद उन्होंने और भी कुछ स्टेट्स को कैप्चर किया जैसे दमन एंड दीव. ये जो इकोनॉमी थी पुर्तगीज़ की ये काफ़ी फ्लरिश होने लगी ड्यू टू इट्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. इसकी जो इकोनॉमी है ये कैसे फ्लरिश हो रही है ये बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनको अट्रैक्ट करने लगी और उन वो भी चाहने लगे इंडिया के साथ ट्रेड करना. उसके बाद बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई इंडिया के साथ ट्रेड करने जैसे कि डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. After that, they had a very rough relations with each other. European countries अब इंडिया के ट्रेड पे मोनोपोली चाहते थे कि एक ही कंपनी अब इंडिया के साथ ट्रेड करे और इस सब में ये एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे और अल्टीमेटली उसमें इंग्लैंड की जीत होती है. आफ्टर दैट ब्रिटिश ट्रेडर्स अब एक कंपनी बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, to trade with eastern countries including India. और धीरे धीरे वो यहाँ पे अब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ का जो उस टाइम का मुग़ल एम्पायर था जहांगीर, उसने इनको परमिशन दी ट्रेड करने की और यहाँ पे फैक्ट्री भी सेटअप करने की. 1608 में ये फिर पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं कहाँ पे? सूरत में. So they set up their first factory at Surat in 1608. अपनी जो भी commodities थी, जो भी goods थे इनके पास ट्रेड करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए. अभी धीरे धीरे अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए रेडी है क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की, ज़्यादातर इंडिया का जो सी कोस्ट है वहाँ से. तो ये जो इन्होंने अब ठान ली थी यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने की, इसमें इनको क्या एडवांटेज मिला वो ये कि यहाँ के जो रूलर्स थे उनकी आपस में ही नहीं बनती थी. तो ये एडवांटेज इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी थी अमंग रूलर्स. तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने यहाँ के रूलर्स पे अटैक किया और धीरे धीरे हर एक रूलर को हराने लगे और अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगे. आफ्टर दैट जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो
इनको जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, खासकर ब्रिटेन और फ्रेंच, इनको कुछ कंसेशंस दी गई थी ट्रेड में। इनको ये कंसेशंस दी थी इंडियन रूलर्स ने, लेकिन इन कंसेशंस का इन्होंने काफ़ी मिसयूज़ किया। ये इलीगली यहाँ पे ट्रेड करने लगे, जिसकी वजह से जो यहाँ के रूलर्स हैं उनको बहुत गुस्सा आया। तो 1757 में इसी इशू पे कि ये क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं अब ये ट्रेड कंसेशंस या इलीगली ट्रेड क्यों कर रहे हैं, इस पे रॉबर्ट क्लाइव जो कि यूरोपियन था और सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से फिर बाद में बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, एंड दिस बैटल वाज वन बाय ब्रिटेन। और इसी बैटल से यहाँ पे शुरुआत होती है कंपनी राज की। कंपनी इसी बैटल से के बाद ही, ये बैटल जीतने के बाद ही यहाँ पे अपना राज शुरू करती है। कुछ ऐसे लॉज भी क्रिएट किए थे ब्रिटेन ने, जिनकी वजह से इंडियन रूलर्स और इंडियन पीपल वर नॉट हैप्पी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अंडर अगर कोई भी रूलर किसी भी स्टेट का उसकी डेथ होगी विदाउट अ नेचुरल हेयर, यानी कि उसका कोई बेटा नहीं होगा, सक्सेसर नहीं होगा जिसको वो स्टेट दी जाएगी जो उसका थ्रोन संभालेगा आगे, तो वो स्टेट कौन एनेक्स करेगा, कौन ऑक्यूपाई करेगा? ब्रिटेन। वो अब किसके अंडर आएगी? ब्रिटेन के अंडर। ऐसी पॉलिसीज़ के अंडर ब्रिटिश ने बहुत सारी स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया, जैसे कि झांसी और नागपुर। सो वी सी ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया काफ़ी एक्सप्लॉइट हुआ, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। जो भी इंडियंस ब्रिटेन के अंडर काम कर रहे थे, चाहे उनकी आर्मी में या बाकी जॉब्स में, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको विद रिस्पेक्ट विद डिग्निटी ट्रीट नहीं किया जाता था। उनको सैलरी भी कम प्रोवाइड की जाती थी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी यूरोपियन सोल्जर्स थे, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा ना ही उनको अलो किया जाता था अपने रिलीजियस रिचुअल्स या रिलीजियस साइंस हैं उनको फॉलो करने का। इनको ये फॉरबिड होता था बियर्ड रखना, तिलक लगाना एक्सेट्रा। इन सारी रीज़न्स की वजह से इंडियन रूलर्स में, इंडियन पीपल में बहुत सारा गुस्सा क्रिएट हुआ। दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, which leads to the revolt of 1857, जो कि बहुत ही खतरनाक रिवोल्ट माना जाता है in the history of India. One of the immediate reason of the revolt was this introduction of a new rifle called the Enfield rifle, जिसमें जो cartridge यूज़ किया गया था that was greased with pig fat and cow fat. अब इसका क्या कनेक्शन था? इसका रिलीजन के साथ कनेक्शन था, मुस्लिम्स और हिंदूज़ के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए पिग फैट हराम है और हिंदूज़ के लिए काउ सेक्रेड है। इनको ये कार्ट्रिज इनको बिट ऑफ करना होता था, मुंह में लेना होता था और फिर बाइट करना होता था, फिर फेंकना होता था। तो दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू था रिलीजन के हिसाब से, इसलिए ये काफ़ी इमीडिएट रीज़न बना उस टाइम के रिवोल्ट का। वन ऑफ द इंडियन स्पॉयज़ जो कि बंगाल कैंटनमेंट था, जो कि बंगाल में सोल्जर था, इसने मना किया, ही रिफ्यूज़ टू यूज़ दीज कार्ट्रिड्स। इसने इस बात पे वायलेंटली रिवोल्ट किया, इसने फायरिंग की ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, जिसकी वजह से इसको बाद में अरेस्ट किया गया एंड देन फाइनली ही वाज हैंग्ड। इसकी जो फांसी हुई, इस वजह से बाकी सोल्जर्स भी अनॉय हुए, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आया और दैट एंगर लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, मेनली जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हुआ। उसके बाद ये रिवोल्ट मीरठ की ओर स्प्रेड हुआ, जो कि दिल्ली के पास ही है। वहाँ से वो दिल्ली गए 1857 में, जहाँ पे इन्होंने मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को पूरे इंडिया का एम्परर डिक्लेयर किया। आफ्टर दैट रिवोल्ट स्प्रेड इन आगरा, कानपुर, लखनऊ,
हर एक जगह से अलग अलग लीडर्स रिवोल्ट को लीड कर रहे थे. Some of the important leaders were Tantiya Top, Nana Sahib, Rani Lakshmi Bai, Begum Hazrat Mahal. This revolt was a very strong revolt, इसीलिए इसको first war of independence भी कहा जाता है. But this revolt was crushed by Britain क्योंकि उनके पास well trained army थी, modern means of ammunition थे और उनके पास अच्छी खासी unity थी, बहुत अच्छी leadership थी as compared to India. इस रिवोल्ट के बाद इंडिया पे अब डायरेक्टली क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, यानी कि जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, वो अब इंडिया की एम्प्रेस बनी. अभी तक इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका टाइटल अब चेंज हुआ इनटू वाइस रॉय, और वो वाइस रॉय अब यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन. वो इंडिया में काम कर रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन. In this way, India came directly under the crown rule. So this is it for the day. Take care. Allah Hafiz.